आज के इस आयोजन में मौजूद वसंता कॉलेज की प्राचार्य और संचालन कर रहे हमारे भाई और मुट्ठी भर कुछ छात्राएं दिख रही हैं। शिक्षक शायद ज़्यादा हैं। मैंने उम्मीद की थी कि छात्राएं होंगी कुछ ज़्यादा संख्या में। मैंने कोविड के नियमों के बावजूद मुझे लग रहा था कि पार्ट 3 की छात्राएं होंगी और उस लिहाज से मैंने तैयारी भी की थी। तो मुझे नहीं लगता है कि शिक्षिकाओं के लिए और शिक्षक साथियों के लिए बहुत अप्रासंगिक बातें होंगी। अभी जिक्र किया इन्होंने तो 65 राजघाट बेसिक स्कूल में मैं 65 में आया था और 77 में वहाँ से निकला था। तो ये जो आयोजन है 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर का कई बार साथ में हुआ करता था। वसंता कॉलेज के लोग भी आ जाते थे और कई बार एक साथ भी मनाया जाता था, कई बार अलग अलग भी मनाया जाता था। 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर ये अच्छी तरह याद है। खास करके अभी प्रिंसिपल महोदया जब एनिवर्सरी के बारे में बता रही थी तो बचपन से वो सुनते हुए हम लोगों को, तब मैं जब सोच रहा था खुद तो मुझे वो दिया सिलाई बनाने वाली महिलाओं का जो क्राफ्ट्स गिल्ड कह लीजिए या उनकी यूनियन कह लीजिए, उनका जो काम यहाँ आने के पहले था वो भी मेरे दिमाग में था। और अभी आगे बढ़ने के पहले मैं जिक्र कर दूँ कि जो ये होम रूल लीग, आप समझ लीजिए कि उस संगठन का नाम था, लेकिन गांधी जी की जो अपनी 3-4 मौलिक किताबें हैं जिसमें से हिंद स्वराज एक है, तो हिंद स्वराज का नाम उन्होंने दिया था हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल, ये उसका नाम था। इंडियन होम रूल, आप अगर उस किताब को देखेंगे तो हिंद स्वराज के साथ साथ इस चीज़ को भी उन्होंने जिक्र किया था। मुझे कहा गया था गांधी जी पर ही बोलना है उस पर, तो एक चीज़ शुरुआत में ही मैं जिक्र करना चाहूँगा कि इतना व्यापक दायरा है उनके उसका और कोई विषय दिया नहीं गया था। तो जैसे सबको जानना चाहिए, खास करके छात्राओं को कहना चाहूँगा कि इतने मोटे मोटे 100 वॉल्यूम हैं, 100 से ऊपर वॉल्यूम हैं कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के। संपूर्ण गांधी वाङ्मय, गांधी जी ने जो भी बोला है, यहाँ तक कि मौन रहते थे तो वो स्लिप पे कभी कभी लिख करके दे देते थे। उन स्लिप्स को भी लोगों ने दिया। भारत सरकार ने आह्वान किया था कि इसको राष्ट्र की संपत्ति मानते हुए जिनके भी पास है वो लोग जमा करें, वो आर्काइव्स में भी जाएगा और कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में प्रकाशित भी होगा। तो मुझे भी नहीं लगता कि किसी आधुनिक लेखक जो जिनको लेखक माना जाता है उनके इतना बड़ा उनका वाङ्मय होगा। 100 इतने मोटे मोटे वॉल्यूम जो पब्लिकेशन डिवीज़न ने छापे हैं। मेरा ख्याल है कि लाइब्रेरी में आपके होंगे, अगर नहीं है तो होना चाहिए। अब CD में भी मिलता है और पब्लिकेशन डिवीज़न ने छापा है और कई तरह के रिसर्च में वो काम आ सकता है। तो एक तो इतना बड़ा दायरा है और हमें संक्षेप में एक सीमित समय में अपनी बात को एक कोई होगा तो पता नहीं, अच्छा नहीं। माफ़ कीजिएगा। तो एक छोटी सी बात संस्मरण के रूप में ज़रूर कहना चाहूँगा। वसंता कॉलेज से जो वो एक रहा कि शुभा ताई शुभदा तेलंग यहाँ की प्रिंसिपल जब थी
तो मेरा ख्याल है कि मैं कक्षा 7 या 8 में रहूँगा। और ये तो फाउंडर्स डे है आपका, कॉलेज डे भी मनाया जाता था, और उसमें कोई नाटक होने वाला था जिसमें एक बच्चे की ज़रूरत थी, और तो उसके लिए शुभा ताई हमारे घर आई थी कि इसको उस नाटक में भाग लेने के लिए हम चाहते हैं। मैंने मेरी माँ से बात करने के लिए अंततः मैंने भाग नहीं लिया था, लेकिन ये आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, और अच्छी तरह से मेरे दिमाग में है कि शिक्षक दिवस के दिन शिक्षिकाएँ नाटक करती थी, और अद्भुत, मुझे एकदम आज तक दिमाग में बैठा है, शुभा ताई खुद बहुत ही सुंदर अभिनय करती थी, शुभदा तेलंग। तो अपनी संस्था के बारे में भी आप लोगों को जब मौका मिले जानना चाहिए। जैसे लाइब्रेरी का मुझे याद है कि शायद जयप्रकाश जी आए थे इसके उद्घाटन के लिए, हाँ या आए नहीं थे, हाँ, तो खैर सहयोग कुछ उन्होंने इसके लिए दिया था, ये याद आ रहा है। और राजघाट में तो महादेवी, दिनकर, ये सारे लोग समय समय पर माने मौका मिलता था हम लोगों को, उन लोगों को प्रत्यक्ष सुनने का, और संगीत के क्षेत्र के भी माने बिस्मिल्लाह खां साहब से लेकर के, और क्या कहते हैं किशन महाराज, और सारे लोग जो है, और यहूदी मेनुइन आए थे, कई माने ये श्रेष्ठ एकदम दुनिया के जाने माने संगीतकार भी आते थे। तो आप लोगों को ये एक जो विरासत है उसको भी याद रखना चाहिए, पहली बात। और अब मैं शुरू करूंगा अपने मुख्य उस पर आऊँगा। गांधी जी की बच्चियों से मैं पूछ रहा हूँ, गांधी जी की आत्मकथा आप में से किसी ने पढ़ी है तो हाथ ऊपर कीजिएगा। ठीक है, एक बच्ची है जिसने पढ़ी है, और उसका नाम भी आपको याद होगा, सत्य के प्रयोग। उस किताब का नाम है सत्य के प्रयोग। मैं उसका जिक्र इसीलिए कर रहा हूँ कि बहुत सामान्य बातें, जैसे गांधी जी ने चोरी की, गांधी जी ने जुआ खेला, गांधी जी ने अपनी पत्नी पर हाथ चलाया, ये सारी बातें हमको कहीं और से नहीं पता चलती हैं, हमको पता चलती हैं आत्मकथा से। गांधी जी ने उनका जिक्र अपनी आत्मकथा में किया है, और विशेष, और ये सब सामान्य जो एक मानी गड़बड़ियाँ जिसको गंभीर माना जा सकता है, ये सारी गड़बड़ियों को या कमियों को उनका जिक्र उन्होंने किया है। मेरा ख्याल है कि अंतर केवल ये है कि इनका जिक्र भी किया है और कभी दोहराया नहीं। उन गड़बड़ियों को, उन गलतियों को जिनका वो स्वयं आत्मकथा में जिक्र कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। हम लोग अगर अपने बारे में सोचे तो ऐसा कम होता है कि जो है ना दोहराने वाली बात। तो जैसा कि साथी ने कहा, बाहर उनकी आत्मकथा होगी, आप लोग में से जिनको रुचि है ज़रूर उसको देखना चाहिए। दूसरी बात मैं जिक्र करना चाहता था कि अपने देश में गांधी जी की हजारों लाखों मूर्तियाँ होंगी, दुनिया भर में हैं। बाहर देखें तो जहाँ गांधी कभी गए नहीं थे, अमेरिका, वहाँ काफ़ी मूर्तियाँ हैं गांधी जी की। ज़्यादातर मूर्तियों में आप देखेंगे कि काफ़ी गांधी बुजुर्ग रूप में ही दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि थाने में, कचहरी में, रुपए के माने करेंसी नोट पर भी जो है गांधी जी काफ़ी बुजुर्ग के ही रूप में दिखाई देते हैं। और वैसे में ये नौजवान लोगों को क्या सबक मिलेगा, ये मैं सोचता हूँ कि एक बूढ़े से गांधी जी, वो मुझे याद है इसी हॉल में हम आए थे, और आज निश्चित तौर पे याद करना चाहिए, दीप्ति पांडे जी का सेमिनार था जो इस पूरे कोरोना काल में ही उनका दुखद अवसान हुआ, उनकी भी याद हम करते हैं आज के दिन। तो वो चंपारण के सत्याग्रह पर था। चंपारण के सत्याग्रह की भी मूर्ति या फोटो आपको जल्दी दिखाई नहीं देगी। वो या याद कीजिए, जो आप लोगों ने सुना होगा सबने,
कि जब दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग स्टेशन पे धक्का दे दिया गया, फर्स्ट क्लास का टिकट था, फर्स्ट क्लास में बैठे थे, लेकिन वो कंडक्टर ने धक्का दे दिया था, जो कि उनके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी घटना थी। उस समय के भी वो उस समय तो सूट और ये सब पहनने वाले गांधी जी थे, वो छवि भी सामने नहीं आती है। फिर भी हमें, हमारे जैसे लोगों को लगता है कि युवा के रूप में, नौजवान के रूप में गांधी जी को समझा जा सकता है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ ये आऊँगा। जैसे 74 में जयप्रकाश जी के बारे में भी, लगभग 74 साल की उम्र थी, 1902 की उनकी भी पैदाइश थी। तो हम लोग कहते थे कौन से गुण हैं जिनके कारण ये कहा जाएगा कि वो नौजवान हैं, तरुण हैं। तो पहली बात ये आती थी कि जोखिम उठाने का साहस, कि हम किसी बात को लेकर के जोखिम या रिस्क हम ले सकते हैं, ये बात रखना, ये नौजवानों का एक गुण है, नंबर 1। नंबर 2 बात, किसी भी बात को, अपने ऊपर की पीढ़ी वालों की बात को आंख मूंद करके स्वीकार न कर लेना, उस पर सवाल पूछना। और जब इस संस्था से, इस स्कूल से हम पढ़े हुए थे, इस संस्था में भी चर्चा होती होगी, और उस ज़माने में कॉलेज की भी जो छात्राएं थी, कृष्ण जी जब आते थे तो वो लोग भी सुनने के लिए आती थी, और शहर से आने वाले लोग भी आते थे, उनके लिए अलग होता था। तो मैं थोड़ा गांधी जी से हट करके, थोड़ा तो नहीं, मैंने जुड़ाव मैं महसूस करता हूँ है, इसीलिए जिक्र करना चाहूँगा कि इमरजेंसी में एक 77 में हम निकल गए, और कृष्ण जी पहले साल 19 महीने का आपातकाल था, जब मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड रहते हैं। जो भी संविधान में दिए हुए मौलिक अधिकार हैं, इंटरनल इमरजेंसी के दौरान वो सस्पेंडेड थे। और कृष्णमूर्ति कहते थे कि आयरन कर्टन कंट्रीज में मैं नहीं जाता। तो पहले साल तो वो नहीं आए, और उसके बाद पुपुल जी के साथ, उस समय जो हमारी देश की हुक्मरान थी इंदिरा जी से मिले पुपुल जी, और कृष्ण जी ने साफ बताया कि मैं जो कहता था वही, जो फ्रीडम के बारे में जो मैं कहता था, जो भी मुझे विचार व्यक्त करना है वो मैं कहूँगा। और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने उस बात की स्वीकृति की। और मुझे अच्छी तरह याद है कि असेंबली हॉल में उन्होंने बोलते वक्त भी कहा कि तुम लोग प्रश्न पूछोगे, और उसके वजह से अगर तुम्हारे ऊपर कोई दिक्कत आती है तो मुझे ठीक नहीं लगेगा, मैं तो जो है वो बोलूँगा ही। तो आखिरी साल था, हम लोगों ने इजाज़त ली कि उनके साथ, जब वो ये निजी फील्ड में एकदम किनारे किनारे चक्कर लगाते थे, तो उस समय हम लोगों ने इजाज़त ये ली थी, और उन्होंने भी कहा था कि आ जाए। तो हमारे क्लास के बच्चे उनके साथ घूम रहे थे, तो उन्होंने साफ तौर पे इस बात को कहा, पूछा कि किसके पिता जेल में हैं। चंद्रशेखर जी का लड़का मेरे क्लास में था, तो ये हम लोगों ने बताया। और उस समय उन्होंने कहा कि साफ तौर पर कि यू शुड बर्न योर बोट्स टू अपोज द डिक्टेटरशिप, ये चीज़। और उदाहरण दिया, हम मुसोलिनी का उदाहरण दिया कि ट्रेनें सही समय पर चला करती थी, लेकिन गाड़ी चलती थी, नाड़ी सही समय पर चलती थी कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं थी। तो कृष्णमूर्ति जी ने साफ तौर पे ये चीज़ कही कि तानाशाही का विरोध करने के लिए सर्वस्व तुम लोग को ये करना चाहिए। ये बातचीत में अलग से भी हम लोग आकर के यहाँ हमारे क्लास के बच्चों को इजाज़त दी गई थी। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बुनियादी बात है। इस चीज़ के लिए पूरे देश की आबादी को तैयार करना, मेरा ख्याल है कि गांधी जी का एक बहुत बड़ा ये योगदान है। वो अफ्रीका से आए, साल भर घूमे, कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया। पहला पब्लिक स्टेटमेंट उन्होंने दिया BHU के फाउंडेशन डे पे। जनता हम नहीं जानती होगी, लेकिन मालवीय जी जैसे जो सीनियर राष्ट्र नेता थे, गोखले हैं, तिलक हैं, ये लोग, एनी बेसेंट, इन लोगों ने सुन रखा था कि दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने कुछ कारनामा किया है, जो वहाँ
एक सफलता मिली थी उनको, गांधी जी को, उसके बारे में पढ़े लिखे लोग, बड़े नेता, ये लोग तो जानते थे, आम जनता भले ना जानती हो तो, लेकिन मालवीय जी ने बुलाया था समाज के कई क्षेत्रों के लोगों को। सीवी रमन, फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार विजेता, वो भी आए थे। बहुत बड़े बड़े लोगों को मालवीय जी ने स्थापना दिवस के दिन बुलाया था। तो गांधी जी ने पहला वक्तव्य, सार्वजनिक वक्तव्य बीएचयू के स्थापना के समय दिया था, और वो भाषण, मेरा निवेदन है आप लोगों से कि जरूर पढ़िएगा। 2 बार बीएचयू में आए, स्थापना के समय 16 में और 42 में, जब 25 साल पूरा हुआ तो फिर आए। उन दोनों भाषणों को अवश्य पढ़िएगा। उन दोनों भाषणों से बहुत से लोग प्रभावित हुए। माने विनोबा जी उस समय संस्कृत पढ़ने के लिए अलग से कहीं किसी कॉलेज या स्कूल में नहीं, लेकिन संस्कृत पढ़ने के लिए काशी आए हुए थे। तो उन्होंने उस भाषण के बारे में कहा कि इस व्यक्ति के विचारों में मुझे हिमालय की शांति और बंगाल की क्रांति का समन्वय दिखाई दिया। बंगाल इस सब मामलों में आगे था, हमेशा आगे रहा। अरबिंदो और उनके बीच में ये पूरा के पूरा एक राष्ट्रीय आंदोलन की वो धारा बंगाल में थी, देश में शुरू हो चुकी थी। तो उन्होंने ये कहा कि हिमालय की शांति और बंगाल की क्रांति का समन्वय। तो मैं आप लोगों से ये जिक्र करना चाहता हूँ कि ये जो माने आप सोच लीजिए, वो बीएचयू का स्थापना दिवस और उसके तुरंत बाद 17 से, जिसका आप लोगों ने यहाँ शताब्दी मनाई थी, चंपारण का सत्याग्रह। और चंपारण का सत्याग्रह आज के दिन में तो फिर याद करने लायक है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी। किसानों को ये तय होता था कि इतना कट्ठा आपको नील की खेती करनी है, और वो नीलहे लोग कराते थे। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ही मुख्य विरोध था, और वहाँ तो कोई बड़ी लड़ाई भी नहीं चली। 6 महीने के अंदर सर्वे किया बहुत बड़े बड़े लोग, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, राजेंद्र प्रसाद जी। एक छोटा सा प्रसंग बता दे रहा हूँ कि गांधी जी उनसे मिलने गए पटना, मुजफ्फरपुर आ करके और चंपारण हो आए थे, लेकिन उनको लगा कि मिलने के लिए जाना है। तो और वेशभूषा उनकी साधारण आदमी की बन चुकी थी गांधी जी की। तो और राजेंद्र बाबू बहुत बड़े वकील थे, बहुत बड़ा उनका बंगला था। उनके नौकर ने सोचा ये कोई किसान है, कोई मुवक्किल है, तो उसको सर्वेंट्स क्वार्टर में गांधी जी को टिकने के लिए कह दिया। गांधी जी रुके रहे, नहीं थे राजेंद्र बाबू कि अगले दिन आएंगे, तो वहाँ टिका दिया था। और उसके बाद फिर राजेंद्र बाबू ने देखा तो काफ़ी पश्चाताप हुआ, और वो लोग सारे लोग उन्होंने अपने जीवन में भी परिवर्तन लाया। ये बहुत बड़े बड़े लोग थे, बृज किशोर बाबू, राजेंद्र बाबू, और इन लोगों ने वो एक सादगीपूर्ण जीवन करके केवल सर्वे किया था। और एक गिरफ्तारी हुई थी, जिस गिरफ्तारी में महात्मा गांधी ने अपना दोष कबूल किया था, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि केवल वो 6 महीनों के अंदर एक सफलता हासिल हुई थी। और उसके बाद लगातार आप छोटे छोटे आंदोलन देखें। मैं 1-2 और जिक्र करना चाहूँगा। अहमदाबाद के मिल वर्कर्स का, वहाँ की हड़ताल, उसका नेतृत्व जिसका गांधी जी ने किया था। तो फॉर्म जो उन्होंने अपनाया बड़ा अजीब, आज के ज़माने में वैसी हड़तालें होती नहीं हैं। एक्स्ट्रा काम करेंगे 1 घंटा, ये तय किया वहाँ के मजदूरों ने और गांधी जी ने मिल करके ये तय किया कि ये अच्छा कोइंसिडेंस देखिए कि वो 100 साल पहले की बात है, और महामारी उस समय प्लेग और स्पेनिश फ्लू, इन्फ्लुएंजा का रूप था, ये आया हुआ था। ये भी हम लोगों को जानना चाहिए कि गांधी जी सीधे सीधे सेवा में लगे थे, बसते थे, वो नेचर क्योर में मानते थे। ये सारी चीज़ें थी, नेचर क्योर में मानते थे, लेकिन आगे चलकर एपेंडिसाइटिस का उनका भी ऑपरेशन हुआ था। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने उसको एकदम मॉडर्न मेडिसिन को छोड़ दिया हो ऐसा नहीं है, लेकिन वो जो हड़ताल थी उसमें मिल मालिकों की एक की पत्नी अनसुया साराभाई, ये साराभाई परिवार के ही उनकी थी, तो वो गांधी जी के साथ थी।
और उसमें भी अंततः वो कुछ 35% बोनस वगैरह की बात थी, जो कि पहले नहीं मान रहे थे, फिर एक कमेटी बनी और मान लिया, तो वो भी एक बड़ी सफलता की बात थी। मैं आप लोगों को ये जोर दे करके कहना चाहता हूँ कि ये इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि बहुत बड़ी घटना उसके बाद जो हुई, जो हमारे देश के इतिहास के लिए एकदम सचमुच एक माने तय करने वाली बात थी कि किधर जाएगा देश। जो जलियांवाला बाग की घटना थी, जहां निर्दोष लोगों को एकदम घेर के, कभी आप लोग अगर गए हो या भविष्य में जाइएगा तो देखिएगा कि एक पतली गली है, वो अमृतसर में केवल वही गली थी, और उसी गली से आकर के ब्लॉक करके और मारा गया था। वो सब आप लोगों ने अपने इतिहास की किताबों में भी पढ़ा होगा। लेकिन वो एक ऐसा मोड़ था हमारे देश का, जिसके बाद अगर गांधी जी नहीं होते और हम लोग वो अहिंसा वाला रास्ता नहीं चुनते तो क्या भविष्य होता, ये सोचने लायक बात होती है। उस समय गांधी जी थे, और हालांकि गांधी जी भी जा रहे थे जब अमृतसर, उनको पहले ही अरेस्ट कर लिया गया था, वापस भेजा गया था, लेकिन वो पूरा जो उनका नेतृत्व था, उस नेतृत्व, और ये सबसे बड़ी बात ये है कि वो 15 में आ गए, और ये 1917-18 से लेकर के 1948 जब उनकी हत्या हुई, ये 30-40 साल देश की व्यापक जनता में, जिसको एकदम साधारण भाषा में कहें तो सबसे बड़े नेता के रूप में, और नेता से मेरा मतलब है कि जिसकी अपील, जिसका आह्वान जनता सुनती हो, जिसके कहने पर लाखों लाख औरतें और पुरुष और सामान्य लोग जेल जाने को तैयार हो जाए लंबे समय। उदाहरण मैं दे रहा हूँ, 14 साल की मेरी माँ थी और वो जेल गई थी, अपनी माँ और मौसी और अन्य लोगों को वो बाहर से संदेश 42 में पहुंचा रही थी, तो वो रंगे हाथ पकड़ ली गई जेल में कि जो है ये संदेश बाहर से ले आ रही है, और करीब 2.5 साल जेल में रही। पढ़ाई वढ़ाई सब उसके जो अभिभावक टाइप थे, बड़ी बहन एक थी, बुआ थी, माँ थी, ये लोग पढ़ाते थे। और आगे के दिनों का मैं बताऊं कि हम लोगों को पढ़ाने में वो मदद किया करती थी। मेरा भाई यहाँ उसने पत्रकारिता शुरू की, इंडियन एक्सप्रेस का स्ट्रिंगर था, तो वो अपनी कॉपी पहले मेरी माँ को दिखाता था कि अंग्रेजी ठीक लिखी है कि नहीं लिखी है, तो जेल में ही पढ़ी थी। और मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसे लाखों लोग थे। तो ये जो बात है, इसको हमें समझना चाहिए कि ये इसके पीछे क्या बात थी, ये पूरे उसमें। और इसमें हमें ये कहना है कि जो एक भावी समाज के बारे में, या जो कल्पना की दुनिया कैसी होगी, इसके बारे में 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक, कुछ लोग तो ये मानते हैं कि ये पूरा सिस्टम जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही बनेगा वो नया सिस्टम, लेकिन गांधी का ऐसा नहीं था। गांधी उसकी कल्पना को मौजूदा समय में उतारने में विश्वास करते थे। और उसका उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। ये अभी यहाँ हिंदी में नहीं है, अंग्रेजी में यहाँ उपलब्ध है। ये कंस्ट्रक्टिव वर्क प्रोग्राम नाम की छोटी सी पुस्तिका है, गांधी जी की अपनी लिखी हुई। मैं आपको बहुत ही कम समय में छोटे छोटे कुछ उदाहरण बताऊंगा। मैंने ये पढ़ करके सुना रहा हूँ, सुनिएगा आप लोग। जिस रूढ़ी और कानून के बनाने में स्त्री का कोई हाथ नहीं था और जिसके लिए सिर्फ पुरुष ही जिम्मेदार है, उस कानून और रूढ़ी के जुल्मों ने स्त्री को लगातार कुचला है। अहिंसा की नींव पर रचे गए जीवन की योजना में जितना और जैसा अधिकार पुरुष को अपने भविष्य की रचना का है, उतना और वैसा ही अधिकार स्त्री को भी अपना भविष्य तय करने का है। लेकिन अहिंसक समाज की व्यवस्था में जो अधिकार मिलते हैं
वे किसी न किसी कर्तव्य या धर्म के पालन से प्राप्त होते हैं। इसलिए यह भी मानना चाहिए कि सामाजिक आचार व्यवहार के नियम स्त्री और पुरुष दोनों आपस में मिलकर और राजी खुशी से तय करें। देखिए, अब यहाँ सावधान करते हैं कि आपस में मिल के में कहीं पुरुष हावी न हो जाए, तो उसको भी स्पष्ट करते हैं। इन नियमों का पालन करने के लिए बाहर की किसी सत्ता या हुकूमत की जबरदस्ती काम न देगी। स्त्रियों के साथ अपने व्यवहार और बर्ताव में पुरुषों ने इस सत्य को पूरी तरह पहचाना नहीं है। स्त्री को अपना मित्र या साथी मानने के बदले पुरुष ने अपने को उसका स्वामी माना है। कांग्रेस वालों का यह खास हक है, क्योंकि कांग्रेसी पार्टी थी जिससे वो जुड़े थे और आह्वान भी जो कर रहे थे, का यह खास हक है कि वे हिंदुस्तान की स्त्रियों को उनकी इस गिरी हुई हालत से हाथ पकड़कर उठाएं। पुराने ज़माने का गुलाम नहीं जानता था कि उसे आज़ाद होना है। देखिए, गुलामी की चरम अवस्था वो होती है जब हम स्वीकार कर लेते हैं, हमें अच्छा लगता है कि हमारे जो मालिक हैं, माई बाप हैं, वही सोचेंगे हमारा भला बुरा, और वैसे में हम गुलाम हैं ये भी नहीं जान पाते हैं। तो उस चीज़ का इशारा गांधी जी करते हैं ये स्त्रियों के बारे में बताते हुए। जब उस गुलाम को आज़ादी मिली तो कुछ समय तक उसे ऐसा मालूम हुआ मानो उसका सहारा ही जाता रहा। औरतों को यह सिखाया गया है कि वे अपने को पुरुषों की दासी समझें। इसलिए कांग्रेस वालों का यह फर्ज है कि वे स्त्रियों को उनकी मौलिक स्थिति का पूरा बोध करावें और उन्हें इस तरह की तालीम दें जिससे वे जीवन में पुरुष के साथ बराबरी के दर्जे से हाथ बटाने लायक बने। ये इसके पहले इसी सेक्शन में वो कहते हैं कि सत्याग्रह के द्वारा तो अपने आप स्त्रियां घरों के बाहर आ चुकी हैं। ये इसी हिस्से में आगे वो कहते हैं। तो मैं ये जो दो तीन छोटे छोटे उदाहरण दे रहा हूँ वो केवल इसलिए दे रहा हूँ कि जो कल्पना का समाज होगा, जो जिसको आप अलग तरह की भाषा अगर सोचे कि क्रांति के बाद का जो समाज होगा, जीवन के हर क्षेत्र को बदलने वाला, उसके बारे में जो कल्पना थी वो यहाँ गांधी जी ने रखी। और ये जो आंदोलन, हर समय बड़े बड़े आंदोलन और जेल जाना ये सब नहीं हुआ करता था, बड़े बड़े गैप हुआ करते थे उनमें। उन बड़े बड़े गैप में ये कंस्ट्रक्टिव वर्क, ये स्त्रियों का मसला, भाषा का सवाल, शिक्षा का सवाल, छुआछूत का सवाल, शराबबंदी, स्वास्थ्य का सवाल, ये सारे सवाल उस दौर में जो बनाते थे कहीं न कहीं उससे अहिंसक संघर्ष करने की ताकत पैदा होती थी। जिन स्त्रियों के बीच में एक सारा काम होगा, निश्चित तौर पे जब संघर्ष का मौका आता था या आह्वान होता था, उनकी भागीदारी होती थी। खादी को लेकर के, खादी भी एक इम्पॉर्टेंट इसमें कार्यक्रम था जिसके बारे में मैं नहीं अभी बताने जा रहा हूँ। दो चार लाइन में छोटे छोटे सुना रहा हूँ, उसके बाद अपने दूसरे हिस्से पे। हमें अपनी मातृभाषाओं के मुकाबले अंग्रेजी से ज़्यादा मोहब्बत रखी। हमने अपनी मातृभाषाओं के मुकाबले अंग्रेजी से ज़्यादा मोहब्बत रखी, जिसका नतीजा यह हुआ कि पढ़े लिखे और राजनैतिक दृष्टि से जागे हुए ऊंचे तबके के लोगों के साथ आम लोगों का रिश्ता बिल्कुल टूट गया और दोनों के बीच एक गहरी खाई बन गई। यही वजह है कि हिंदुस्तान की भाषाएं गरीब बन गई और उन्हें पूरा पोषण नहीं मिला। अपनी मातृभाषा में दुर्बोध और गहरे तात्विक विचारों को प्रकट करने की अपनी व्यर्थ चेष्टा में हम गोते खाते हैं। माने ये टर्म्स वगैरह शब्दावली बनाने में भी हम इस तरह के, हमारे पास विज्ञान के निश्चित पारिभाषिक शब्द नहीं हैं। इस सब का नतीजा खतरनाक हुआ है। हमारी आम जनता आधुनिक मानस यानी नए जमाने के विचार से बिल्कुल अछूती रही है। कि ये भाषा का सवाल, अब आप सोच लीजिए कि इन सवालों को आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए साफ तौर पर गांधी जी ने ये समझा था और अपने साथियों के बीच में इनको रखा था। आर्थिक समानता की बात है, उसमें भी वही है कि पूंजी और श्रम का संघर्ष ये समाप्त होना चाहिए। मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पूंजी है
उन्हीं के द्वारा राजनीति और सियासत पूरी तय की जाती है। एकदम साफ शब्दों में लिखा है, मैं पढ़ करके अभी नहीं सुना रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि ज़्यादा समय होगा। एक वाक्य केवल किसानों के संदर्भ में जो कहा है वो ये कहा है कि लेकिन जब किसानों को अपनी अहिंसक ताकत का ख्याल हो जाएगा तो दुनिया की कोई हुकूमत उनके सामने नहीं टिक सकेगी। ये महात्मा गांधी ने किसानों के संदर्भ में उस समय, ये 46 की है शायद पुस्तिका या 45 की, उस समय ये चीज़ कही है। यहाँ मैं चूँकि आज शास्त्री जी को भी हम लोग याद कर रहे हैं, शास्त्री जी का एक प्रसंग याद करूँगा जो मेरी या मुझसे ज़्यादा उम्र वाले लोग हैं उनको शायद ये चीज़ याद होगी। अनाज के मामले में देश स्वावलंबी नहीं बना था, हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भंडार भी नहीं था कि खरीदा जा सके। तो ऐसे में अमेरिका से उस दौर में गेहूं आ रहा था और पब्लिक लिटिगेशन 480 PL 480 ये एक अमेरिका का कानून था, जिस कानून के तहत भारत सरकार को उन लोगों ने कहा था कि भाई ठीक है, तुम्हारे पास विदेशी मुद्रा नहीं है तो तुम ऐसा करो कि जो तुम्हारा सेंट्रल बैंक है यानी कि रिजर्व बैंक जो है, उस रिजर्व बैंक में अकाउंट खोलो और जो अनाज जो बाहर से मंगाया जाएगा उस अनाज का पैसा आप उस अकाउंट में जमा करेंगे और उस अकाउंट का नियंत्रण लेकिन अमेरिका के पास होगा। सोच लीजिए आप, इतनी भयंकर बात थी और शास्त्री जी के गले ये बात बिल्कुल नहीं उतर रही थी। एकदम साफ समझदारी थी कि देश की आज़ादी की रक्षा अगर करना है तो अन्न स्वावलंबन होना चाहिए। आप लोगों को अच्छी तरह से याद होगा कि शास्त्री जी ने आह्वान किया कि सोमवार के दिन एक समय अनाज छोड़ दीजिए। याद है, प्रिंसिपल मैडम को याद होगा, शीला दीदी को याद होगा कि अनाज छोड़ दीजिए, फल फूल खा लीजिए और चीज़ें खाइए, अनाज छोड़ लीजिए। ये एक सिंबॉलिक वो कार्यक्रम था जिसको देश की जनता ने माना था। जी, मेस बंद, बताइए, मैं तो हॉस्टल में नहीं रहता था, विशेष छूट थी अच्युत जी के कारण, तो हम लोग बगल के कैंपस से सर्वोदय से आते थे डे स्कॉलर के रूप में। उस समय ज़्यादा डे स्कॉलर नहीं हुआ करते थे। तो दीदी बता रही हैं कि मेस भी बंद हुआ करता था वो एक टाइम। सोचिए, यानी कि ये पूरा इंस्टीट्यूशन उस कॉल को मान रहा था कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे हैं, और वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि अन्न स्वावलंबन वाली बात थी। अंत में मैं थोड़ा सा वक्त लेना चाहूँगा कि आखिर हम क्यों मौलिक रूप से गांधी जी को जो याद करते हैं, जो अन्य लोगों की विचार में हमें नहीं दिखाई देता। और कहीं ना कहीं आज जो परिस्थिति है, जैसा प्रिंसिपल मैडम बता रही थी कि कोविड के बाद पहली बार आप लोग मिले हैं, और ये जो पूरा संकट था, मैं उसका हवाला देना चाहूँगा। जब देश की सीमाओं को पार करके ये महामारी फैली और इतनी बड़ी तादाद में लोग मारे गए और कोई, हम लोग जैसे लाचार हो गए थे, उस तरह की लाचारी थी कि जिस चीज़ को हम लोग एकदम देख नहीं पा रहे हैं, वैसा एक शत्रु था। और ये तमाम हमारे औजार, हथियार, एटम बम या जो भी न्यूट्रॉन बम वगैरह वगैरह जो भी है, वो सब बेकार थे। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि उस दिशा में हम लोगों ने, हमें तो लग रहा था कि ये इतना बड़ा संकट आया जो सदियों में आता है, तो वैसे में उसका सामना करने के लिए शायद मौलिक रूप से कुछ नए तरीकों के बारे में दुनिया की सरकारें सोचेंगी। केवल भारत की नहीं, दुनिया की सरकारें सोचेंगी कि जो आज इतना बड़ा बजट डिफेंस के ऊपर खर्च होता है, उस सब का मतलब नहीं है, ज़्यादा मतलब है शिक्षा का, ज़्यादा मतलब है स्वास्थ्य का, कि इन चीज़ों को ज़्यादा तरजीह दी जानी चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो इतनी बड़ी क्राइसिस थी, उस क्राइसिस के से हम लोगों को इस तरह का निष्कर्ष निकालना चाहिए था।
और ये पूरा जो आधुनिक सभ्यता है, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन है, उसके बारे में मुझे लगता है कि गांधी जी बहुत अच्छी तरीके से समझे थे और उसके विकल्प की बात करते थे। बच्चियों से खास तौर पे मैं अब इशारा करना चाहूँगा कि जो मैं 2-3 देशों का उदाहरण दूंगा। ऑस्ट्रेलिया देखो, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी गोरे नहीं थे, ये पता है ना। वहाँ के जो मूल निवासी थे वो वहाँ इंग्लैंड से अपराधियों को और तरह तरह के लोगों को ले आया जाता था। अमेरिका जितना बड़ा एक भूखंड, वहाँ के मूल निवासी भी गोरे लोग नहीं थे, जो यूरोप के कई देशों से गए और वहाँ गए, और प्राकृतिक संसाधन से लेकर के सारी चीज़ें जो हुई। तो कहने का मतलब ये है, और मैं आपको अगर आप लोग चाहेंगे तो कोट भी कर सकता हूँ, कि ये हिंद स्वराज के समय, जो यहाँ आने से पहले इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका जा रहे थे, तब वो किताब लिखी थी। और उसके बाद में भी गांधी जी ने इस चीज़ के बारे में लिखा कि लग रहा है कि पश्चिम के इन देशों ने पूरी दुनिया को बांट लिया है, कि तुम ये लैटिन अमेरिका में तुम जाओगे और तुमको छोड़ दिया अफ्रीका के लिए। किस चीज़ के लिए? संसाधनों के दोहन के लिए। और जो भी ये विकास है, और गांधी साफ साफ कहते हैं कि इंग्लैंड और अमेरिका जैसा बनने का सपना अगर उस समय कुछ 30 या 40 करोड़ की आबादी थी, हिंदुस्तान अगर देखता है तो उसको तो दुनिया को चूस करके रखना पड़ेगा। ये एकदम, और ये जो पूरी चीज़ है, आप आगे देखें कि ये उनकी जो पूरा जो तथाकथित औद्योगिक विकास है, वो केवल इंग्लैंड इतना छोटा सा टापू, तो उस टापू ने अपने से तो विकास या जो भी समृद्धि हासिल की थी, की नहीं। दुनिया भर में कब्जा किया। ये गनीमत है कि हम लोगों की हालत ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसी नहीं हुई, और पहले आज़ादी मिल गई कि माने पूरी की पूरी आबादी को ही रिप्लेस कर दिया जाएगा, ये स्थिति नहीं हुई, लेकिन कई बड़े भूभागों में हुई। और गांधी इस चीज़ को अभी मैं मुश्किल से हफ्ता भर पहले, आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि नोम चोम्स्की का एक लेख अमर उजाला में भी आया था, और उस लेख में उन्होंने ये लिखा था, जो कि दुनिया भर के अभी बहुत मानी जीवी हैं, वो भाषा विज्ञान, अर्थशास्त्र, कई मामलों में एक दार्शनिक के रूप में जाने जा रहे हैं। तो उन्होंने उस लेख में, सोचिए इतने वर्षों के बाद नोम चोम्स्की वही बात कह रहे हैं जो गांधी 1925-1926 में कह गए थे, कि इन देशों ने आपस में बांट लिया है कि कौन कहाँ का साम्राज्यवादी शोषण कैसे करेगा। तो वो स्थिति आज ऐसा नहीं है कि उस स्थिति से हम लोग मुक्त हो गए, और गांधी जी ने उसके विकल्प की बात की थी, और कैसे की थी वो संक्षेप में बता के मैं समाप्त करूंगा। मुझे लगता है काफ़ी आप लोगों का समय ले लिया। जैसे एक छोटा सा सूत्र, मास प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन बाय मासेस, बच्चों से खास तौर पे मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मास प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन बाय मासेस, इसका मतलब समझिए। और ये 2014 के बाद से अभी तक आप उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मैं उदाहरण दूंगा एक कानून का। हमारे देश के पार्लियामेंट का कानून, करीब 1100 ऐसी चीज़ें थी। उन चीज़ों का उदाहरण भी मैं दूंगा, नाम भी बताऊंगा, जिन चीज़ों के बारे में कहा गया था कि ये कॉटेज इंडस्ट्री में या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ही बनाई जाएंगी, बड़े उद्योग इनको नहीं बनाएंगे। ऐसी लिस्ट थी पूरी। माने वो एक्ट पार्लियामेंट से पारित हुआ था 1977 में, और उसके एनेक्स्चर में वो पूरी लिस्ट दी हुई थी। करीब माने 1000 के लगभग चीज़ें थी। आज की तारीख में वो कितनी आप लोग जानते हैं? 0। धीरे धीरे उसको हटाते गए, और अभी 2015 में जाकर के अंतिम जो 15-20 चीज़ें हटाई गई वो क्या थी, आप सुनिए।
पापड़, अचार, ये स्टेशनरी, कॉपी, अलमारी, ये सब बनाने का, दिया सलाई, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि लघु या कुटीर उद्योग में बनाई जा सकती है। और अगर इनको आप संरक्षण नहीं देंगे, अलाउ करेंगे कि मैकेनाइज्ड कोई बड़ी इंडस्ट्री आ करके और वही चीज़ बनाए, तो वो रोज़गार छीनेगी। आप बनारस का भी अगर उदाहरण देख लें, पहले हम लोग जाया करते थे, अच्युत जी थे और मैंने कृषि कॉलेज भी चलता था, तो सराय मुहाना जैसे ही जाते थे तो देखते थे घर घर में करघा था, लूम, ठीक है, बनारसी साड़ी जिसके लिए जानी जाती है। आज क्या है आप पता कीजिए जा करके। अभी ये स्थिति है कि जो बनारसी साड़ी हैंडलूम की 8 दिन 10 दिन एक साड़ी बनाने में लगता था, एकदम उसी डिज़ाइन की साड़ी सूरत से बन करके पावर लूम पे आएगी जो दिन में 3 बन जाती है। अब आप सोचिए क्या होगा बुनकर का हाल, और वो गायब है आज। ठीक है, बनारसी साड़ी बहुत कम आपको और आप हम, मेरा चैलेंज है, अगर कोई उस तरह के परिवार से आया हो तो बात अलग है, नहीं तो पावर लूम की साड़ी और हैंडलूम की साड़ी सामने रख दी जाएगी, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगी, वो फर्क नहीं पता चलेगा। पहले क्या था कि वो जकार्ड का काम मना था, एकदम कानूनन मना था कि डिज़ाइन वाली चीज़ नहीं, पावर लूम में केवल प्लेन क्लॉथ बनेगा, आप उसका इस्तेमाल पर्दा के लिए कर लीजिए, बेडशीट के लिए कर लीजिए, जिसके लिए कीजिए, डिज़ाइन वाला कपड़ा पावर लूम पे नहीं बनेगा। लेकिन अब पावर लूम पे बन रहा है, बनारसी साड़ी बन रही है, बनारसी साड़ी सूरत में बन रही है। अब आप सोच लीजिए, तो वैसी स्थिति में जो खेती के बाद सबसे बड़ा रोजगार था, उसकी हालत, ये मैं जानबूझ के जिक्र कर रहा हूँ इन बच्चों के बीच में कि रोजगार का मतलब केवल टेबल कुर्सी वाली नौकरी मत समझिएगा, या मैडम लोग पढ़ा रही हैं, केवल ये रोजगार नहीं है। इस देश में पूरी दौलत पैदा करने के लिए जो रोजगार है, उसमें खेती बाड़ी भी है, उसमें हथकरघा भी है। हथकरघा नंबर 2 था पूरे देश में, हैंडलूम जो था वो खेती के बाद सबसे बड़ा रोजगार था, और आज बहुत बुरी हालत है। और मेरा अंत में ये कहना है कि इन सारी चीज़ों का विकल्प और समाधान हम गांधी जी में देखते हैं, उनके तौर तरीकों में देखते हैं। अभी जरूर हमारे बड़े मध्यम वर्ग में आप कहेंगे अरे आप तो पीछे ले जाने की बात कर रहे हैं, तो अंत में यही कहूँगा कि अब वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुका है कि आपके प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। पेट्रोलियम, पता है, आप यहाँ BHU के जियोलॉजी या जियोफिजिक्स डिपार्टमेंट में जाएंगे, आपको बता देंगे वो लोग कि 30 साल 35 साल कितने साल और पेट्रोलियम रहेगा, कितने साल और कोयला रहेगा। ये सारी चीज़ जब सीमित हैं और आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका, और माइनिंग में भी जो धातु हैं उनके बारे में भी कहना चाहूँगा कि वो सारे के सारे खनिज पदार्थ भी अगर आप इस तरह से दोहन शोषण करेंगे तो कितने दिन चलेगा, इसका अनुमान है। तो वैसे में आप पीछे नहीं जाएंगे। जो कहते हैं लोग कि गांधी की बात को अगर लागू कर दिया जाएगा तो पीछे जाना पड़ेगा, पीछे नहीं, आप बचे रहेंगे तभी जब इन चीज़ों के बारे में गंभीरता से सोच करके और कुछ बुनियादी निर्णय लेंगे। आप लोगों ने मुझको ये अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। और बच्चों से फिर कहूँगा कि साहित्य जरूर देख लीजिएगा, गांधी जी की अपनी लिखी हुई किताबें भी 2-3 हैं, आत्मकथा है, ये वाली अंग्रेजी में है, लेकिन पासी में जो डे स्कॉलर बच्चियाँ, पास में ही सर्व सेवा संघ का जो कैंपस है वहीं पर आती है, गांधी जी का साहित्य आता है। बहुत उन लोगों ने कहा कि आज ही आ जाएगा हिंदी वाला भी, और बहुत ही एक तरह से सस्ता, माने नो प्रॉफिट नो लॉस, 15 रुपए की पुस्तिका है। आत्मकथा भी जो है, जो जिस उतनी मोटी किताब आजकल उतनी महंगी मिलती, लेकिन वो नहीं है महंगी, जानबूझ करके सस्ता रखा गया है कि पढ़ें। और मुझे विश्वास है कि ये जो नई पीढ़ी है वो पढ़ेगी तभी कुछ निकलेगा। धन्यवाद।